लगातार इस पूरे मामले में तमाम तरह के सवाल किए जा रहे हैं उन तमाम लोगों से जो इनसे जुड़े हुए हैं, जो इनके करीबी हैं, और हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़कर ये तमाम अपडेट्स हमें दे रहे हैं। वर्षा, आपके पास में आऊंगी। अब जिस तरीके से उनके जो तमाम कॉन्टैक्ट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल वहाँ क्या कुछ चल रहा है? देखिए, क्योंकि इतना बड़ा मामला और दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जब नाम सामने आया तो एक एक करके सभी डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है। एक एक जगहों से लोगों को उठाया जा रहा, पूछताछ की जा रही है। कानपुर में भी अभी 9 लोगों को पूछताछ के लिए उठाए गए, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस तरीके से उनका जो ये पूरा मामला था उनमें कैसे ये संलिप्त थे, क्योंकि शाहीन और परवेज़ का नाम सबसे ज़्यादा इस मामले में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। तो शाहीन के साथ जितने भी करीबी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। शाहीन के पति से भी बातचीत की गई थी। जब उनसे भी पूछताछ हुई तो उन्होंने साफ तरीके से बताया कि शाहीन से उनका तलाक हो चुका था। उसके बाद मुजम्मिल के साथ वो रहती थी, मुजम्मिल उनका बॉयफ्रेंड था, और किस तरीके से मुजम्मिल के साथ रहते हुए अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन रहते हुए वो फरीदाबाद में उनकी गिरफ्तारी हुई, और ब्लास्ट में इस्तेमाल किए हुए अमोनियम नाइट्रेट भी जो बरामद हुए उसमें भी उनका नाम सामने रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जैश-ए-मोहम्मद का जो कनेक्शन का नाम जोड़ा जा रहा है कि विंग कमांडर थी उसकी, कहीं ना कहीं वो जो महिलाओं का एक गुट था उसकी तैयारी कर रही थी कि आखिर किस तरीके से इस मामले को और बड़ा बनाया जा सके, क्योंकि टारगेट पे केवल दिल्ली नहीं थी, टारगेट पे कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ भी था, क्योंकि इसी वजह से कहीं यूपी के अलग अलग इलाकों में इस तरीके का सर्च ऑपरेशन लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे वो कानपुर हो, राजधानी लखनऊ हो, फरीदाबाद हो या उसके अलावा अन्य इलाके हो, जहां पर अब लगातार सर्च ऑपरेशन एटीएस कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस क्योंकि इस सभी मामलों में तफ्तीश कर रही है। सबसे पहला क्लू जम्मू कश्मीर पुलिस को मिला था, जिसके बाद एक एक इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस खुद भी जा रही है और पूरी तरीके से तफ्तीश कर रही है कि आखिर किस तरीके से जो शाहीन थी, वो जो प्लानिंग कर रही थी वो क्या था। जिस तरीके से आपने भी कहा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, फरीदाबाद हो, दिल्ली, हर जगह एक्टिवनेस है, मुंबई में भी एक्टिवनेस है। इसी बीच शाहिद, मैं आपके पास आऊंगी। मुंबई में फिलहाल किस तरीके से पूरी कार्रवाई देखी जा रही है, जांच पड़ताल देखी जा रही है? जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से मुंबई और मुंबई से सटे जितने भी इलाके हैं इन सारे इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे पहले आर्चा मैं मुंबई की बात करूंगा तो मुंबई में जो रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, भीड़ भाड़ वाली जगह है, नरीमन पॉइंट, गेटवे ऑफ इंडिया, ये सारी जगह जो भी है इन सभी जगहों पे जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जो है ज्यादा देर तक रुकने के लिए मना किया गया है और इसके साथ साथ इन सारी जगहों पर जगह ने जो है तलाशी अभियान जारी किया गया है। कई जगहों पर ऐसा भी हुआ है कि रात के वक्त जो है डॉग स्क्वाड की मदद से लोकल एजेंसी और पुलिस के जरिए जो है इन पर तलाशी अभियान जारी किया गया है ताकि कोई ऐसी घटना ना घटे जिसको लेकर मुंबई की सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान लगे। क्योंकि हर्षा, मुंबई हमेशा से जो है आतंकवादियों के टारगेट पर रहा है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है देखिए 26/11 रहा है, फिर उसके बाद 7/11 रहा है, कई ऐसे ब्लास्ट रहे हैं, ट्रेन ब्लास्ट रहा है। ये सारे दर्द को मुंबई ने झेला है, तो इसलिए कोई भी ऐसी गलती मुंबई में जो है या एजेंसियां जो है कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं करना चाहती जिसकी वजह से कोई जो है सवालिया निशान लग पाए। दूसरी इन सब के बीच में एक अहम बात यह है हर्षा की मुंबई से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर पुणे इलाके से जुबैर नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ एटीएस ने यूएपीए के तहत जो है कार्रवाई की है। जुबैर पेशे से इंजीनियर है और इसके पास लैपटॉप जो बरामद हुआ उसमें 1 TB डेटा ऐसा है जिसमें कई आपत्तिजनक जो है मटेरियल थे, कई आपत्तिजनक चीजें थी, देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाली चीजें थी, AK-47 का जो है डिटेल्स थी और भी कई अहम चीजें थी, जिसको लेकर एटीएस ने जब्त किया है। एटीएस ने उसे कोर्ट में पेश किया है और कोर्ट ने उसे 14 नवंबर तक एटीएस की हिरासत में रखने का हुक्म दिया है। तो इस तरह के जो है कई कार्रवाइयां और कई, आपको याद होगा कि 1 महीने पहले मुंबई के पुणे में सटे कोनवा इलाके में जो है ये कार्रवाई एटीएस के जरिए की गई थी। एटीएस ने सुबह सुबह तड़के जो है इन इलाकों में दबिश दी थी। कई ऐसे जो है जो लिटरेचर बरामद किए गए जो देश विरोधी रहे। इसके साथ साथ जो है मुंबई से सटे जो आपको याद होगा पड़घा इलाके में जो है नाचन फैमिली और ये इन लोगों के पर भी जो है एटीएस ने कार्रवाई की थी। तो अक्सर के जो है इस तरह की कार्रवाइयों का मकसद यही होता है कि अगर एटीएस को कोई अंदर से इनपुट मिलता है तो एटीएस इनपुट के बुनियाद पर जो है कार्रवाई करती है। अभी हाल फिलहाल में जो पुणे में गिरफ्तारी हुई है, जुबैर की गिरफ्तारी के बाद जो है अब संभव है कि ये जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है या दूसरी जगहों पे जो आतंकवादी गतिविधियां हुई है जुबैर को लेकर जो पूछताछ होगी तो उसमें हो सकता है कि कुछ अहम खुलासे हों, क्योंकि पूछताछ में ये बात पता चली है कि जुबैर कई लोगों से, ऐसे लोगों से जो है कनेक्टेड था और ये कनेक्ट होने के बाद जो है उन सारे लोगों से जो है बातचीत किया करता था। बातचीत के दौरान जो बातें सामने आई वो उनमें देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की बात भी सामने आई है। उसके बाद से जो डेटा बरामद हुआ है वो 1 TB का डेटा है लैपटॉप
में और इसमें कई अहम दस्तावेज और कई अहम लिटरेचर उसमें बरामद किए गए हैं। इसके अलावा एटीएस में जो है मुंबई के थाने जिले के मुंब्रा इलाके से एक शख्स को जो है हिरासत में लिया है। उसको जो है वो मुंबई के कुर्ला इलाके में एक जगह पर उर्दू पढ़ाया करता था, उसको भी लेकर एटीएस पूछताछ कर रही है, जिसको लेकर कई अहम खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अभी भी जो है पे भी कई अहम खुलासे कड़ी दर कड़ी वहां से भी जोड़ी जा रही है। रहने का आपके पास आऊंगी, कोलकाता में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, कोलकाता में भी दिल्ली का घटना के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि कल कोलकाता में इंडिया और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच चालू होने वाला है। कोलकाता का ईडन गार्डन में ये टेस्ट मैच होने वाला है और इसी मौके पे इंडियन टीम और इंडियन क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम दोनों टीम कोलकाता में आ पहुंचे हैं। तो इसी को देखते हुए कोलकाता का बहुत सारे जगह पर नाका चेकिंग का बंदोबस्त किया गया है और उसके साथ साथ ही हाई अलर्ट किया गया है। सिर्फ कोलकाता नहीं, कोलकाता के साथ साथ ही जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यानी बांग्लादेश के साथ जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, ये सब एरिया में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। और उसके साथ साथ ही दूसरे स्टेटों के साथ, यानी बिहार के साथ, झारखंड के साथ जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, उस जगह पर भी नाका चेकिंग किया जा रहा है। उसके साथ साथ ही मालदा, मुर्शिदाबाद, ये दो जगह पर सबसे ज्यादा चेकिंग जो है वो किया जा रहा है। और पुलिस के सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि पिछले 6 दिनों में जिस तरीके से मुर्शिदाबाद एरिया से सिर्फ 700 के ऊपर बम बरामद किया गया था, उसी को देखते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस हाई अलर्ट मोड में है। पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से बहुत सारे जगह को आइडेंटिफाई किया गया है, बहुत सारे जगह को मॉनिटर किया जा रहा है। उसके साथ साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो इनपुट उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। उसके साथ साथ ही मेनली अगर देखा जाए तो बिल्कुल रहने तमाम टीमों की मौजूदगी है, जगह जगह हाई अलर्ट है और इसी बीच जांच पड़ताल भी की जा रही है। सभी के पास वापस लौटूंगी, लेकिन इसी बीच दिल्ली के लाल किला विस्फोट मामले में क्राइम ब्रांच एक बार फिर से अल फलाह यूनिवर्सिटी में लगातार जांच पड़ताल कर रही है। वहां पर पहुंची सूत्रों के अनुसार यूनिवर्सिटी के एक कमरे में डॉक्टर्स और छात्रों समेत 10 लोगों से पूछताछ की। इससे पहले भी कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है। इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी हम अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर ही मौजूद है। धौज एरिया में ये यूनिवर्सिटी बना हुआ है। यहाँ अगर आप तस्वीरें देखें कि अभी थोड़ी देर पहले ही हरियाणा पुलिस की टीम आई थी और इसके अलावा 10 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनसे पूछताछ चल रही है, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स। इसके अलावा भी पहले 50 ऐसे डॉक्टर्स थे, स्टूडेंट्स थे, प्रिंसिपल थे जिनसे पूछताछ चल रही थी। और ये रास्ता भी डायरेक्ट कैंपस के अंदर ही जाता है। सीसीटीवी फुटेजेस का चेकिंग किया जा रहा है। काफ़ी सारे जो लैपटॉप्स है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को भी जब्त किया गया है पुलिस के द्वारा, क्योंकि और सारी पूछताछ भी चल रही है। क्योंकि अगर हम डॉक्टर मुजाम्मिल की बात करें, डॉक्टर आदिल की बात करें या शाहीन की बात करें, इनका ठिकाना ये था, ये यहीं रहते थे और यही नेक्सस समझ में आ रहा है, बाहर आ रहा है, यही नेक्सस या सेंटर ऑफ द क्राइम समझ में आ रहा है जहाँ ये पूरा क्राइम हुआ था। इसके अलावा भी सारी पूछताछ चल रही है। 800 से ज़्यादा पुलिस ऑफिशियल्स अंदर मौजूद थे, जिसमें से सारा जो प्रॉपर चेकिंग हो रही है, सीसीटीवी फुटेजेस देखा जा रहा है। इसके अलावा जो अंदर के जो प्रोफेसर्स हैं उनसे पूछताछ चल रही थी कि ये जो डॉक्टर है इनके नेचर कैसे थे, इनका व्यक्तित्व कैसा था, क्या लार्जर पर्पस क्या था, मोटिव क्या था, ये कितने साल से प्लानिंग हो रही थी, कब की प्लानिंग थी। क्योंकि डॉक्टर मुजाम्मिल और डॉक्टर शाहीन का अंदर उनका ठिकाना था और प्लानिंग भी अंदर से हो रही थी। तो इसके वजह से ऐसे 60 से 70 अंदर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स हैं जिनसे अभी पूछताछ चल रही है, जिनसे अभी इंटरोगेशन चल रही है। इसके अलावा भी डॉक्टर शाहीन ने अरेस्ट होने के बाद ये कहा था कि प्लानिंग 2 साल से चल रही है। इसके अलावा भी मॉड्यूल्स का पता किया जा रहा है, सारे जो इन्फॉर्मेशंस है वो जोड़ा जा रहा है, वो निकाला जा रहा है, ताकि जो प्रॉपर क्लैरिटी मिले, लार्जर पर्पस के बारे में पता चले, कैसे उनका नेचर था। सारे एविडेंसेस लिया जा रहा है, छाना जा रहा है, ताकि जो मेन मोटिव है, जो जस्टिस है, वो लोगों को मिले। मैं ब्रायन आदित्य थॉमस, कैमरा पर्सन दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज़, फरीदाबाद, हरियाणा। तो हमारे सहयोगी ब्रायन की रिपोर्ट आपने देखी। इसी बीच वर्षा, अजय, जावेद, रहने की हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद की भी मौजूदगी है और अपडेट्स हमें लगातार दे रहे हैं। अजय, आपके पास में आऊंगी। वहां पर 200 से ज्यादा ठिकाने हैं जहां पर रेड को भी अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ इस रेड में पता लगा है, किस तरीके से पूरी रेड को अंजाम दिया जा रहा है?
है कि ये जो दोनों ही चीजें हुई हैं, चाहे वो दिल्ली धमाकों की बात की जाए या फरीदाबाद में रिकवरी की बात की जाए, तो ये तमाम जो लिंक हैं वो सीधे कश्मीर से जुड़े हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में तमाम जो इलाके हैं, जो आतंकी सरेंडर टेररिस्ट हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, या फिर जो सस्पेक्ट है जो पहले भी जांच का हिस्सा रह चुके हैं, उनसे पूछताछ के लिए जो है उन्हें जो है वो हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। 2 डॉक्टर सज्जाद और एक और अन्य डॉक्टर जो है तजम्मुल, उनको जो है वह पकड़ा, हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ की गई। और कहीं ना कहीं हर पहलू को खंगालना बेहद जरूरी हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये जो व्हाइट कॉलर लोग हैं, अगर ये दुनिया के कहीं ना कहीं देश में फैलकर आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, तो यकीनन एक बड़ा खतरा जो है वो देश के लिए है, लोगों के लिए है। और उन्हें कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं हिरासत में लेना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना बेहद जरूरी हो जाता है। और इसी के चलते ये कार्रवाइयां चल रही हैं। बिल्कुल, लगातार ये कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आप सभी के पास वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी। लखनऊ में परवेज अंसारी के घर पर जब छापा किया गया तो 6 कीपैड मोबाइल बरामद हुए हैं। परवेज अंसारी के घर से 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इन मोबाइल से देश के बाहर संपर्क करता था। एक सीक्रेट डिस्क भी बरामद की गई थी। परवेज से जो इंटरनेशनल कार्ड भी मिला है। लखनऊ में परवेज अंसारी के घर पर यह छापा। वर्षा, परवेज के घर से 6 कीपैड वाले मोबाइल मिले हैं और जानकारी दीजिए इसको लेकर। क्योंकि एटीएस ने कल एक बड़ी छापेमारी आईएम रोड परवेज के घर पर की थी। सबसे पहली छापेमारी वहीं थी जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस मौजूद थी, उसके साथ साथ एटीएस मौजूद थी। जब ये छापेमारी हुई तो परवेज के घर से लगभग 6 मोबाइल फोन बरामद हुई, जिसमें इंटरनेशनल जो सिम कार्ड था वो भी मिला। उसके साथ ही साथ ये भी देखा गया कि कई दस्तावेज भी मिले। उस दस्तावेज में साफ तरीके से बताया जा रहा है कि इन दस्तावेजों में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसकी तैयारी किस तरीके से थी, वो सारी चीजें उसमें कहीं ना कहीं नोट थी। क्योंकि 2 बड़े कल सर्च ऑपरेशन रखे गए थे, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एनआईए और एटीएस पूरी तरीके से मौजूद थी। दूसरी छापेमारी शाहीन के घर पर थी, जहां पर मेरी मौजूदगी है। ये वो इलाका है जहां पर शाहीन का घर है और ये शाहीन का घर है। अभी इस समय इनके पिता के साथ साथ उनके भाई की मौजूदगी है। शाहीन खुद 2 भाई और एक शाहीन थी, तो इस समय उन लोगों की मौजूदगी घर पर है। पिता की तरफ से भी कल बयान दिया गया था कि आखिर किस तरीके से उनको नहीं पता था कि उनकी बेटी इतनी बड़ी चीजों में लिप्त है। लेकिन उसके अलावा जो छापेमारी हुई उसमें इनके पिता के फोन को भी चेक किया गया, परिवार के फोनों को भी चेक किया गया कि आखिर शाहीन की कनेक्टिविटी कैसे परिवार से रहती थी, किस तरीके से शाहीन बातचीत किया करती थी। क्योंकि परिवार ने साफ तरीके से बताया कि शाहीन की उनकी बात जब लास्ट वक्त हुई थी तो शाहीन ने केवल हाल चाल पूछा था और बताया था कि वो ठीक है, बस इतनी ही बातचीत उनकी हुई थी। लेकिन उसके अलावा परिवार से मुलाकात करने नहीं आती थी। उनकी शादी के तलाक होने के बाद वो यहाँ मौजूदगी उनकी कभी नहीं देखी गई। और क्योंकि ये गलियां देखिए जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, उन गलियों को देखिए कि कितने कोने सकरे इलाके में शाहीन का घर है और इस इलाके में वो रहा करती थी। और उसके बाद यहाँ से 2 भाई, एक शाहीन परवेज, ये डॉक्टर टीम थी। व्हाइट कॉलर टेररिज्म का आज नाम क्यों लिया जा रहा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं और वो भगवान जब इस तरीके से टेररिज्म में इन्वॉल्व होगा तो कहीं ना कहीं ये बड़ा नाम, बड़ी चीज़ें निकल कर सामने आएगी। परवेज की गिरफ्तारी के बाद अब एनआईए उनको कल रात में एटीएस कार्यालय लेकर गया था। एटीएस कार्यालय में पूछताछ हुई, उसके बाद इस पूरे मामले में जुड़ा होना वाकई बेहद ज्यादा चौंकाता है। वर्षा रेनिक, आपके पास मैं आऊंगी, वहां पर किस तरीके से